नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की, भागवत के बयान पर फंसे संघ की, जानेंगे आज क्यों नहीं मिल पाया दिल्ली को मेयर, विक्टोरिया गोरी की हाईकोर्ट जज की नियुक्ति पर कहां फंसा पेच, बात करेंगे त्रिपुरा चुनाव में कांग्रेस के दांव से पस्त बीजेपी की, एक देश एक चुनाव पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पीएफ में हुए बड़े बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हुई 32, 5 नए जजों को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में किया एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी किया अनावरण। कर्नाटक के सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बीच विवाद पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का दावा, येदियुरप्पा का बेटा नहीं बना मंत्री, इसलिए बोम्मई ने नहीं किया मंत्रिमंडल का विस्तार। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 335 अंकों की गिरावट के साथ 60,507 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 89 अंकों की गिरावट के साथ 17,765 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अडानी ग्रुप पर जांच की मांग को लेकर आज पूरा विपक्ष फिर से लामबंद नजर आया। संसद से सड़क तक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। आज भी शेयर बाजार में अडानी के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं इस मामले पर मोदी सरकार पूरी तरह से खामोश रही, जिसको लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने विरोध किया। तो वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर कह दी बड़ी बात। देखते हैं ये रिपोर्ट। आज भी संसद में गूंजा अडानी का मामला। मोदी अडानी को लेकर विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। विपक्ष ने संसद में की चर्चा की मांग। आज भी मोदी सरकार दिखाई दी बैकफुट पर। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में आज भी लगते रहे लोअर सर्किट। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही भारत में राजनीतिक घमासान मचा है। अडानी ग्रुप के शेयर 60% तक टूट चुके हैं। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग रिपोर्ट के दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन निवेशकों का भरोसा अब अडानी ग्रुप से पूरी तरह से हिल चुका है। संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ गया है। विपक्ष इसे अमृतकाल का महा घोटाला बता रहा है, तो सरकार चर्चा से भागती हुई दिखाई दे रही है। आज भी संसद के दोनों सदनों में किसी सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये सरकार नहीं चाहती है कि अडानी मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। पीएम नरेंद्र मोदी इस चर्चा को रोकना चाहते हैं। मैं 2-3 साल से कहता रहा हूं कि ये सरकार हम दो हमारे दो वाली है। अडानी के पीछे कौन है, ये सामने आ गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे से अपने दोस्तों की मदद कर रही है। इस बीच ब्रिटिश लैंडर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मार्जिन लोन पर कोलैटरल के रूप में अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है। इससे पहले सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस बैंक ने भी अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया था। राहुल के इस बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है। खलबली तो आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी मची हुई है। जाति पर छिड़ी राजनीति के बीच भागवत ने कह दिया कि जाति प्रथा के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हैं। भागवत के बयान पर कांग्रेस से लेकर सपा प्रमुख और संजय राउत ने संघ का घेराव किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जातिवाद पर दिए बयान को लेकर घमासान मचा है। भागवत ने पंडितों को झूठा करार दिया था, जिस पर हिंदू महासभा ने मोहन भागवत पर पलटवार किया है और इसे पंडितों का अपमान बताया है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान जाति व्यवस्था को लेकर अपने विचार रखे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान की नजर में सब बराबर हैं, कोई जातियों में नहीं बटा है, लेकिन ये जातियां पंडितों ने बनाई हैं। ये बयान आरएसएस प्रमुख ने संत रविदास की जयंती के मौके पर दिया था, जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने आरएसएस के ऊपर ब्राह्मणों का अपमान करने का आरोप लगाया है। पीसी शर्मा ने कहा कि पहले आरएसएस बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती थी, अब ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। जो विवाद सालों पहले खत्म हो गए हैं, उन पर राजनीति की जा रही है। वोट के लिए जाति की राजनीति की जा रही है। मैं इस बयान को असंवैधानिक मानता हूं। इधर संघ नेता सुनील अंबेडकर ने मोहन भागवत के बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत संत रविदास जयंती कार्यक्रम में थे। उन्होंने पंडित का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है विद्वान।
भागवत ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन संघ की सफाई के बाद भी भागवत के बयान पर घमासान थमता नहीं दिख रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सर संघ चालक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वस्तु स्थिति है। आरएसएस प्रमुख को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी घेरा है। मौर्य ने कहा कि जाति व्यवस्था को पंडितों ने बनाया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहकर धर्म की आड़ में आदिवासियों, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले धर्म के तथाकथित ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी है। यानी भागवत के बयान पर संघ बुरी तरह से फंसा नजर आ रहा है। संघ प्रमुख हिंदुओं को एकजुट करने के चक्कर में पंडितों को ही नाराज कर गए। नाराज तो इस वक्त दिल्ली वाले भी हैं, क्योंकि दिल्ली एमसीडी को अब तक अपना मेयर नहीं मिल पाया है। आज भी आप और बीजेपी के बीच छिड़ी सियासी ड्रामे की वजह से मेयर चुनाव टल गया। दिल्ली में कब चुना जाएगा मेयर, कब होगा मेयर पर फैसला, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के दंगल में पिसती रहेगी दिल्ली? ये सवाल राजधानी की राजनीतिक गलियों में तब तक उठते रहेंगे जब तक मेयर के पद पर चुनाव नहीं हो जाता। आज माना जा रहा था कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और मेयर के चेहरे पर तस्वीर साफ होगी, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। आज भी हंगामा मचा, पार्षदों का शोर मचा और चुनाव फिर टल गया। दरअसल दिल्ली के मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराने को लेकर आज सदन की तीसरी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों का वोटिंग राइट रद्द कर दिया, जिस पर हंगामा शुरू हो गया और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। वहीं एमसीडी मेयर के चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपनी पार्टी पार्षदों को फिर से चुनाव रोकने का निर्देश दिया है। बीजेपी अपनी मनमानी से सदन चलाना चाहती है। सबने देखा, आम आदमी पार्टी के पार्षद चुपचाप बैठे रहे और बिना किसी मुद्दे के बीजेपी के पार्षद हंगामा करते रहे। आज 2 महीने हो गए, बीजेपी दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही है। जनता द्वारा आपको बहुमत देने के बाद भी बीजेपी अफसरों के जरिए एमसीडी चला रही है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आज मेयर चुनाव कराने की तीसरी कोशिश फेल हुई है। सबसे पहले 6 जनवरी को हुई बैठक में भी आम आदमी पार्टी ने मनोनीत सदस्यों को सबसे पहले शपथ दिलाने पर विरोध जताया था। हंगामा इस कदर बढ़ गया था कि बैठक स्थगित हो गई थी। इसके बाद 24 जनवरी को हुई बैठक में बीजेपी और आप पार्षदों में नोकझोंक के कारण बैठक स्थगित हो गई। वहीं आज भी तस्वीर ऐसी ही नजर आई। अब सवाल उठता है कि आखिर कब होगा मेयर का चुनाव। दिल्ली मेयर चुनाव पर बीजेपी और आप के बीच चल रही नूरा कुश्ती का खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। नुकसान तो इस वक्त विक्टोरिया गोरी को भी उठाना पड़ सकता है अपने कट्टर बयानों के लिए। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट एल विक्टोरिया गोरी की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। तो क्यों हो रहा है इनका विरोध और क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अक्सर देखा जाता है कि केंद्र सरकार के पास जब जजों की नियुक्ति की फाइल पहुंचती है तो उनमें से कुछ जजों को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। अब एडवोकेट एल विक्टोरिया गोरी की नियुक्ति को लेकर भी हंगामा मचा है, यहां तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। अब सर्वोच्च अदालत इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गई है। कोर्ट मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उचित बेंच सुनवाई करेगी। एडवोकेट एल विक्टोरिया गोरी को कुछ वकीलों के विरोध के बावजूद मद्रास हाईकोर्ट की जज नियुक्त किया गया है। एल विक्टोरिया गोरी की नियुक्ति का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा में रह चुकी हैं और उन्होंने हेट स्पीच भी दी थी। वकीलों ने उनके खिलाफ राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं अधिवक्ताओं ने पूछा है कि एल विक्टोरिया गोरी के कथनों के संदर्भ में क्या मुस्लिम या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी वादी कभी जज बनने पर अपने न्यायालय में न्याय पाने की उम्मीद कर सकता है। पत्र में ये भी दावा किया गया है कि गौरी को एक व्यक्ति जो अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति अपनी घृणा के बारे में कोई शिकायत नहीं करता, नियुक्ति करने की सिफारिश न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जनता के विश्वास को भी खत्म कर देगी। वकीलों के विरोध के बावजूद विक्टोरिया की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है। विक्टोरिया अपनी जज की कुर्सी बचा पाती हैं या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के रुख से तय होगा। इधर त्रिपुरा में कांग्रेस ने लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 50,000 नए रोजगार सृजित करने, कृषि मजदूरों की दिहाड़ी में वृद्धि करने और हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को नतीजे घोषित होंगे।
60 सीटों के लिए हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी आईटीएफटी गठबंधन और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को टिपरा मोथा से सीधी चुनौती मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चलते हुए अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन योजना की बहाली का ऐलान करके बीजेपी गठबंधन पर दबाव बना लिया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं। घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, 50,000 नई नौकरियां, खेतीहर मजदूरों की मजदूरी में इजाफा और पार्टी के सत्ता में आने पर 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में पार्टी ने रोजगार, कर्मचारियों के कल्याण, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सत्ता में आने पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही नियमित आधार पर रोजगार दिया जाएगा। अगले 5 साल में 50,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर चाय बागान, खेतीहर मजदूरों और अन्य मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाएगी। अल्पसंख्यक लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। अपने इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एक बार फिर आम लोगों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। त्रिपुरा में ओपीएस का दांव कितना कामयाब होता है, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। एक देश और एक चुनाव को लेकर नतीजे जरूर सामने आ गए हैं। मोदी सरकार दावा करती है कि वक्त और धन की बचत के लिए देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए, लेकिन अभी तो 2 राज्यों में भी एक साथ चुनाव कराना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी आयोग एक साथ नहीं करा सका था, जबकि ये राज्य ज्यादा बड़े भी नहीं थे। एक देश एक चुनाव को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी। तो क्या कहा कोर्ट में चुनाव आयोग ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या देश में एक साथ हो सकते हैं सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव? सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ होना संभव है? क्या चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन हैं कि वो एक साथ चुनाव करा पाए? अभी हर साल देश में कम से कम 4-5 राज्यों में चुनाव जरूर होते हैं। चुनाव राज्यों में तो इस दौरान आचार संहिता लगी ही रहती है। साथ ही केंद्र सरकार भी इन राज्यों को लेकर कोई ऐलान नहीं कर सकती। एक साथ सभी चुनाव कराए जाने को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा है कि मौजूदा कानून से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। अगर देश में एक साथ चुनाव कराए जाने हैं तो इसके लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना होगा और ये काम चुनाव आयोग का नहीं है, सिर्फ संसद ही ये काम कर सकती है। यानी मोदी सरकार जो चुनाव एक साथ कराने की बात कह रही थी, चुनाव आयोग ने गेंद उसी के पाले में डाल दी है। छुट्टी वाले दिन चुनाव कराए जाने के सवाल पर चुनाव आयोग ने कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पहले ही फैसला सुना चुकी है। वोटिंग किस दिन होनी है ये तय करने का काम चुनाव आयोग का है और आयोग वोटिंग के लिए उन दिनों का चुनाव करता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग कर सकें। चुनाव आयोग अपने विवेक अधिकार से चुनाव की तारीखें तय करता है। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के सामने साफ कर दिया है कि मौजूदा कानून के हिसाब से एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि हम अपनी सीमा जानते हैं। याचिका में मांगी गई प्रार्थना पूरी तरह से चुनाव आयोग के दायरे में आती है। हम विधायिका नहीं हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएफ में हुए बदलाव की। मोदी सरकार ने प्रोविडेंट फंड में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। एक तरफ जनता महंगाई से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार जनता पर लगातार महंगाई का बोझ डालती जा रही है। अब मोदी सरकार ने प्रोविडेंट फंड में बड़ा उलटफेर किया है। क्या है उलटफेर, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोगों की बचत पर अब सरकार की नजरें हैं। इस बार सरकार के टारगेट पर नौकरी पेशा लोग आ गए हैं। सरकार ने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ को लेकर बड़े बदलाव किए हैं, जिससे लोगों को अपनी ही रकम निकालने पर अब टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को ईपीएफओ खाता खोले 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अगर वो अपने अकाउंट से पैसा निकालता है तो उसे अब टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपका 2,50,000 रुपए से ज्यादा का पीएफ कट रहा है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। देश भर में इस बार के बजट में टीडीएस को लेकर किए गए बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। अगर आप 1 अप्रैल 2023 के बाद अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालेंगे तो आपका 30% की जगह 20% ही टीडीएस कटेगा। इसके लिए आपका पीएफ अकाउंट भले ही पैन कार्ड से लिंक हो या नहीं। अगर 1 अप्रैल 2023 से पहले आप पीएफ के पैसे निकालते हैं तो पहले की तरह ही आपका टीडीएस कटेगा। फिलहाल मोदी सरकार की इस बड़े उलटफेर से जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
महंगाई के इस दौर में जनता को आए दिन झटके लग रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।